मंदिर भी जाते हैं आप तो मंदिर में जाने से पहले 15-20 अर्जियां लेके जाते हैं आप। बेटे की नौकरी लग जाए, बेटे के लिए अच्छा वर मिल जाए। अब वो जो मंदिर है उसको आपने ये समझ लिया है कि ये अर्जी डालने की जगह है, फिर यहां से अप्रूव हो जाएगी। और मंदिर में अगर आपकी दुआ, आपकी मन्नत, आपकी कामना पूरी नहीं हुई, आप मंदिर बदल देते हो यार। ऐसा है कि नहीं है? और मंदिर इतने, हमारे शिव का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, राम का मंदिर, मंदिरों की गिनती कमी नहीं है, लेकिन इतने मंदिर आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाए तो चांद मियां क्या चले जाते हो आप? वहां नहीं हो तो अजमेर में सर मारते हो आप। क्या कर रहे हो भाई? ये आस्था का केंद्र जिसे आप मंदिर कहते हैं, मंदिरों का निर्माण जब भी हुआ होगा शुद्ध रूप से साइंस पे हुआ। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिसमें जाते, क्यों ये 12 ही क्यों हैं? ये एक सर्टेन डिस्टेंस पे क्यों है? क्यों शिवलिंग पे पानी चढ़ाया जाता है? हमारे लोगों को जो काम बताना था, क्योंकि वो पंडित जी को भी टिकट चाहिए, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। अरे पंडित जी, आप इस कार्य को कर रहे हैं, इसको तन्मयता से करें और अच्छा करें, और इसको सिंप्लीफाई तरीके से नए बच्चों को बताएं कि ये शिवलिंग ऐसा है और ये इसलिए बनाया गया है, इसके पीछे। वो नहीं बता पा रहे क्योंकि उनको खुद नहीं पता है बेचारों को। हाँ, बस प्रसाद चढ़ा दो, दान दे दो, खत्म कहानी। ये ज्योतिर्लिंग जो बने हुए हैं महाकाल उज्जैन से लेके वहां तक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में बने हुए हैं। और उस समय मैं फिर वही बात कह रहा हूं, आप जो हैं पिछले कितने सालों से कि मैं कौन हूं ये भूल गए हैं। आप अपने होने पे आपको पता ही नहीं कि आप हैं क्या। आप एटम बम थे और आप पटाखे की तरह बिक रहे हैं। ये जितने ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बने हुए हैं। और ये शिवलिंग जो ऐसा नहीं है कि वो 2 फीट का एक शिवलिंग रखा, ज्ञान व्यापी जो बनारस में, जिसका जिक्र आप सब ने भी सुना होगा पिछले 3-4 महीने में, ज्ञान व्यापी में जो शिवलिंग है वो 90 फीट गहरा है। और ये शिवलिंग अगर आप निकाल के देखें, आज के बच्चों से कहिए, तो ये जो रेडियो एक्टिव की जो लाइन है उसी के ऊपर बने हुए हैं। उस जगह उसे वो कंट्रोल करते हैं और वो शिवलिंग नीचे तक होता है, और उस पर लगातार पानी इसलिए डाला जाता है कि रेडियो एक्टिव की रेस को वो कंट्रोल करता है ताकि वो ठंडा रहे। और उससे निकलने वाली रेस जब आप मंदिर में कहते हैं कि मुझे अच्छा सा लग रहा है, वो आपके शरीर पे पड़ने के बाद उसका रिएक्शन होता है, वो आपको अच्छा लगता है। सब कुछ साइंटिफिक है आपका। पूजा पद्धति, उठना बैठना, खाना चलना फिरना सोना, सब कुछ था, आपने बिगाड़ दिया उसको। आपकी मांग और डिमांड इतनी हो गई है कि अब वो पूर्ति नहीं हो सकती उसकी। आप जड़ से कट गए हो। इसलिए आपको हर चवन्नी छाप आदमी, कभी कहीं निकिता सूटकेस में मिल रही है, कभी कोई बेटी फ्रिज में मिल रही है। इसके लिए आप दोषी हैं, मैं दोषी हूं। आपको अपने बच्चों से बात करने का समय नहीं है। पिताजी करोड़पति हैं, रात के 1 बजे आए, उन्होंने पूछा, हाँ भाई तुमने कुछ किया आज, तुम्हारे कितने नंबर आए, पास हो गए तो अब कौन सा कोर्स करोगे। तो 3-4 वाक्य के अलावा पिताजी के पास टाइम नहीं है। पिताजी तो धन कमा रहे हैं, उसमें 4 गाड़ियां होनी चाहिए, 5 मकान होने चाहिए, यहां होना चाहिए। वो गाड़ी कमाने से आपका परिवार नहीं चलने वाला। आपके घर में जो बच्चे हैं उनको एटम बम बना दीजिए, हजारों साल तक आपका नाम रहेगा। चाणक्य का कोई परिवार का नाम लेने वाला है, लेकिन कुछ किया होगा तो हमने नहीं देखा, तब भी आज हम चाणक्य को अपना हीरो मानते हैं। सब कुछ आपको करना है, किसी और से करना ही नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। मैं जब आ रहा था तो मुझे कई सारी बातें यहां के बारे में बताई गई। अभी भारतीय पूरा देश के अंदर ये जो अभी पाकिस्तान के साथ थोड़ी छेड़खानी हुई है,
उसको लेके अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, लोग खुश भी हैं, कुछ का कहना, जो लोग अपने बिस्तर से उठ कर के अगर पत्नी पानी ना दे तो नहीं लेते, वो लोग बिस्तर पे लेटे लेटे कह रहे हैं मोदी ने युद्ध क्यों रोका। मोदी को वहां नहीं मारना चाहिए था, यहां हरे रंग की वर्दी नहीं है पूरे खानदान में किसी के पास, लेकिन लोग चलते फिरते ज्ञान बांट रहे हैं फौज को, मोदी को, अमित शाह को। अरे भाई, जिस सब्जेक्ट को नहीं जानते जरा चुपचाप देखते तो रहो, फिल्म तो अभी शुरू हुई है। लेकिन हर आदमी हर बात पे क्यों बयान दे रहा, उससे आप कमजोर बनते हैं, समाज में बात फैलती है तो पता चलता है क्या ये मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। जब जब इस्लामिक वर्ड का नाम आएगा, इस्लाम का नाम आएगा, बिना इस्लाम की ABCD जाने बगैर अपना ज्ञान मत दीजिए। एक शब्द है जिसे कहते हैं जंग, सुना है ना? तो जंग का हिंदी में क्या पर्यायवाची है? युद्ध। किसने बताया? कहां पढ़ा आपने? ये UGC के महामूर्खों ने तय किया और आपने जंग का मतलब युद्ध बताया। दो अलग अलग फिलॉसफी है। युद्ध क्या है? महाभारत का युद्ध हुआ था या महाभारत की जंग हुई थी बताइए? युद्ध हुआ था ना। युद्ध के नियम होते हैं। सुबह सूरज निकलेगा, युद्ध शुरू होगा और शाम को अस्त हो जाएगा, तो दोनों तरफ से युद्ध विराम होगा। ये वाला विराम नहीं जो अभी चल रहा है। और फौजें अपने अपने कैंप में जाती थीं और विरोधी, ये जो आपका शत्रु जो आपके सामने लड़ रहा होता था, तब भी इस यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के वैद्य उस कैंप में भी जाते थे और उनको भी दवा लगाते थे। और फिर उद्घोष होता था, फिर सुबह युद्ध शुरू होता था। ये युद्ध के नियम हैं, इसलिए युद्ध शब्द है। जंग क्या है? अक्सर आपने सुना होगा, आप तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पास से देखते हैं, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। ये सुना आपने, है ना? जंग का कोई नियम नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जंग लड़ रहा है पिछले 70 सालों से, और आप युद्ध पे अटके हुए थे कि नहीं हम ये नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, युद्ध का एक नियम यह भी है कि शत्रु क्या करता है, इस पे युद्ध के नए नियम तय होंगे। इसलिए इजराइल में भी एक घटना घटी और एक भारत में भी घटना घटी। इजराइल के पर्यटक कहीं छुट्टी मना रहे थे, वहां भी भाईजानों ने उनके साथ अत्याचार किया। और आपके सनातनी हिंदू बच्चे भी पहलगांव में थे, घूमने गए थे, उनकी भी हत्या उसी तर्ज पे की गई, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। इजराइल ने उस घटना के बाद क्या किया? ना यूएनओ गया, न किसी से पूछा, न किसी की सहमति ली। जो वो कर सकता था, वो जो गाजा पट्टी पे जहां पे भाईजान रहते थे, उसे गजक पट्टी बना दिया उसने। भारत ने इस 70 साल के इतिहास में पहलगांव में जो हुआ, एक तो मेरी उन नेताओं से बड़ी शिकायत है और कुछ तथाकथित समाज के विद्वानों से भी, कि जब आपको चोट लगती है तो आप अपने दर्द को बयान करते वक्त इतने कंजूस क्यों हो जाते हैं? अगर आपको चोट लगी है तो इतना शोर मचाइए पूरी दुनिया में कि हमें चोट लगी है। लेकिन जब हमें चोट लगेगी तो हम उसको छुपाएंगे, तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आपके चोट लगी है? मैं अभी कल परसों भीलवाड़ा में था, वहीं से आ रहा हूं। उससे पहले मैं बस्तर में था। एक मौजूदा विधायक
और एक पूर्व और अभूतपूर्व विधायक थे मंच पर। और सबको पता है कि इस देश में बीजेपी की सरकारें जहां जहां हैं या बीजेपी के एमएलए एमपी हैं, कम से कम ये 2014 के एमएलए एमपी हैं। उससे पहले वालों के बारे में तो बात ही मत करो। मंच से खड़े होकर के 10-10 हजार की सभा में मुझे मंच पे बैठा, उनको ये भी पता नहीं कि जिस आदमी को बुलाया वो अभी कपड़े उतार देगा थोड़ी देर में। मैं कुछ भी घर लेके नहीं जाता, हिसाब बराबर करके जाता हूं मैं। मंच पे आई, वो हिंदुत्व की बात कर रही हैं। वो मंच पे कह रही हैं पहलगांव में कोई 25-26 लोगों को मार दिया गया था, मुझे बड़ा अफसोस है। वो दूसरे एमपी आए, उनका पर्यटकों की हत्या हो गई थी। कितना कंजूस, कितना मक्कार है हिंदू। ये कहने में क्यों तकलीफ है कि पहलगांव में सनातनी हिंदुओं की आस्था पूछ पूछ कर इस्लामिक आताताइयों ने हत्या की है। ये शब्द से सारी चीज क्लियर हो जाएगी। मारे, ऐसा लग रहा है कि शायद कोई बस का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें मार दिया है, पर्यटक मरे हैं। आपको रोना भी नहीं आता कि हम रोएं तो दुनिया को पता तो चले ये रो क्यों रहा है। अपनी बात को इतना छोटा बनाएंगे और दूसरे की बहुत बड़ी बात कर देंगे, ये बीमारी है हमारी। तो हमारे यहां भी पहलगांव में कुछ हुआ। भारत की जो संवैधानिक स्थिति है, जो हमारे यहां फोर्सेस को मोटो बताया गया है, अब मैं नहीं जानता कि गांधी जी के चेलों ने क्या सोच के बनाया था। उन्हीं से ज़्यादा प्रेरित थे लोग। कहा कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो जाने कहाँ से ली है भगवान जाने, लेकिन भारत की युद्ध की पॉलिसी के बारे में ये हमारे यहाँ फिक्स है कि हम पहले किसी पे हमला नहीं करेंगे। हम इतने बहादुर लोग हैं, इतने बुद्धिमान लोग हैं कि हम पे कोई हमला करेगा, हम बच गए तो फिर जवाब देंगे। ये भारत की घोषित नीति है। लेकिन कंट्राडिक्शन देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का नाम आप सबने सुना होगा। दिल्ली में उनका स्टेडियम बना हुआ है। उसका हॉकी का एक ही वाक्य है, खेल राष्ट्रीय हॉकी है, उसका वाक्य है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। लेकिन भारत की सरकारों की नीति है कि हम हमला नहीं करेंगे भाई, हम बच गए तो गांधी जी की लठियां लेके जाएंगे। इसको आप इस रूप में देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी 2-3 सभाओं में पूछा कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैंने कहा आपके पास सवाल हैं, आप मैदान में नहीं खड़े हैं। यही युद्ध अभी 15 दिन और चल जाता और गलती से आटा महंगा हो जाता तो त्राही त्राही मच जाती। तो मेरा मानना यह है कि जंग के नियम को समझे बिना जंग करने वालों से नहीं जीत सकते। जंग में सब जायज है, इसका मतलब रेप, मर्डर सब कुछ जायज है। और ये पॉलिसी हमारी 2 जो बड़े युद्ध हुए उसमें देखने को मिलती है। 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान में नियाजी के अंडर में सेना लड़ रही थी। तो आपने वो किताब पढ़ी नहीं है, वो पाकिस्तान के लोगों ने किताब लिखी है। यानी आप सोचो कि क्या कंसेप्ट है। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौजियों ने मास रेप किया, मास रेप। और उस रेप के बारे में यह लिखा है कि हम इनकी अगली नस्ल अच्छी पैदा हो इसलिए हमने किया। इस पे न किसी पाकिस्तान के आदमी को, न इस्लामिक वर्ल्ड को कुछ नहीं कहना था। हम उन लोगों से युद्ध करने की बात कर रहे हैं। 93,000 पाकिस्तान के फौजी आपने पकड़े, 1.5 महीने तक या 1 महीने तक आपने रखा, और उनको खुरच न लगे हमने उन्हें वापस कर दिया। अब वो जो वापस करने वाले लोग थे वो उस समय
अपोजिशन में बैठे हुए हैं। लेकिन ये युद्ध के नियम के तहत हमने किया, क्योंकि हमारा जो लीनेज है वो वहां से है। उन्होंने क्या किया? युद्ध हुआ, भारत का एक फौजी, ये यूएन के चार्टर कहता है कि फौजी अगर उस देश का इस देश में आ जाए या इस देश का उस देश में चला जाए तो फौजी इंडिविजुअल जिम्मेदार नहीं है, वो उस फौज का रिप्रेजेंटेटिव है। उस फौजी के साथ में कोई भी अमानवीय बर्ताव नहीं होगा। ये यूएन का चार्टर है, कहता है। लेकिन उनको यूएन को कहां मानना है? एक फौजी भारत का पाकिस्तान की तरफ रह गया था, इस बार नहीं, पिछली इस बार तो कुछ रही नहीं है। इस बार तो फौजी गए नहीं, कुछ और ही गया है। तो सौरभ कालिया की इस्लामिक राष्ट्र की फौज ने, जो जंग में विश्वास रखती है, जिसमें सब कुछ जायज होता है, सौरभ कालिया की दोनों आंखों को चाकू से निकाला और उसे वापस भेज दिया आपके पास। हम इसी पे अटके हुए थे। भारतीय राजनीति और भारत के अंदर ये बदलाव आने वाली पीढ़ियों के लिए याद रखेंगी कि भारत ने इस बात का इंतजार नहीं किया, क्योंकि पहलगांव में कोई हमला थोड़ी नहीं हुआ था। पहलगांव में पाकिस्तान की फौज नहीं आई थी, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, उनके आतंकियों का, जो कि पार्ट है वहां की सेना का, उन्होंने एक एक्ट आपके अंदर किया। तो आप इस इंतजार में नहीं बैठे कि अब क्या करना है। इससे पहले कि वो कुछ करता, हमने रात में उनको तारे दिखाए हैं। ये पहली भारत की राजनीति और एयरफोर्स, नेवी और आपकी आर्मी का पहला बदलाव है, जो चाणक्य कहता था अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। और पहली बार आपने किया है तो त्राही त्राही मची हुई है। ये बदलाव है।